Assalamu alaikum. Welcome to this recorded video lecture. इस लेक्चर के अंदर we are going to continue from where we left off in the last lecture. तो हम लोग पीछे से शुरू करते हैं, देखते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या टॉपिक पढ़ा था, बहुत क्विकली उसको स्किम थ्रू करेंगे. And after that we are going to look at a new type of brake and clutch, and we are going to develop its maths and look at a numerical. That's the basic idea for today. पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग क्लचेज एंड ब्रेक्स को देखा था. वी फाउंड आउट कि इसकी जो फोर्स एनालिसिस है, जो हमारे पास सारे रिलेशनशिप्स निकल के आ रही हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू द इंटरनली एक्सपेंडिंग शू ब्रेक्स एंड क्लचेस. तो सारी रिलेशनशिप हमने दिख रही थी. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस वॉज कि आपको आइडेंटिफाई ये करना होता है कि आपके पास सेल्फ लॉकिंग वाला सिस्टम कौन सा है, ऐसा कौन सा सिस्टम जो सेल्फ लॉक हो सकता है, जिसको हम सेल्फ एनर्जाइजिंग सिस्टम भी कहते हैं. इसको प्राइमरी शू भी कहा जा सकता है. ठीक है, तो जो ब्रेक शू आपके पास सेल्फ एनर्जाइजिंग होगा दैट वुड बिकम योर प्राइमरी शू, और जो शू आपके पास सेल्फ एनर्जाइजिंग नहीं होगा दैट बिकम्स द सेकेंडरी शू. तो दैट्स हाउ द बुक कॉल्स इट. हम लोग इसको कह रहे हैं कि सेल्फ एनर्जाइजिंग शू है और नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग शूज, राइट. तो हमारे पास डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं मोमेंट्स की. हमने सेल्फ लॉकिंग की कंडीशंस देख ली थी. वी सेट के ऑल्दो इट सेज हेयर कि हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस के लिए फॉर्मूला आ रहे हैं. इन रियलिटी व्हाट मैटर्स इज कि दिस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इज ट्रू व्हेन द ड्रम इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर ड्रम की रोटेशन की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो ये फॉर्मूला रिवर्स हो जाएंगे. इफ शू की लोकेशन चेंज होगी तब ये फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे. तो वी हैव टू एक्चुअली लुक कि आपके पास जो मूवमेंट बन रहे होंगे नॉर्मल फोर्स के और फ्रिक्शन फोर्स के, क्या ये सेम डायरेक्शन में है कि ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर ये डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे देन द शू इज सेल्फ एनर्जाइजिंग, दैट बिकम्स योर प्राइमरी शू. और अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होंगे फ्रिक्शन के और नॉर्मल फोर्स के देन दे आर योर सेकेंडरी शूज. उसमें सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल नहीं होगी. तो बेस्ड ऑन दिस वी डेवलप्ड रिलेशनशिप्स फॉर रिएक्शन फोर्सेज. और अगेन इसमें क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज दिया हुआ है. दैट इज ट्रू फॉर दिस schematic only. ठीक है, in general this is not true. तो आपको instead of this what you need to understand is कि इस clockwise rotation के लिए और इस shoe की position के लिए हमारे पास self locking किस shoe में applicable है. You have to look at that and you have to apply correct relationships in your numericals based on कि यहाँ पे कौन सा self एनर्जाइजिंग है और आपके शू में कौन सा सेल्फ एनर्जाइजिंग. तो आपने सेल्फ एनर्जाइजिंग और नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग के लिंक्स डेवलप करने, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज के लिंक्स डेवलप नहीं करने व्हेन यू आर सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल्स. ब्रेकिंग टॉर्क जो ड्रम के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा उसकी रिलेशनशिप भी हमारे पास है. फिर हमने न्यूमेरिकल देखा था. दो न्यूमेरिकल हमने लास्ट क्लास में स्टडी किए थे. वन वॉज फॉर द एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग शू और वन वॉज फॉर इंटरनली एक्सपेंडिंग शू. तो आई एम जस्ट गोइंग टू वेरी क्विकली स्किम थ्रू इट. सबसे पहला काम करना होता है कि आप एक्सेस सिस्टम असाइन करते हैं. यू हैव सर्टेन एंगल्स विच यू नीड टू फाइंड आउट. θ1 θ2 जो आपके एक्स एक्सिस से होते हैं शू का स्टार्ट और एंड का, वो एंगल निकालने होते हैं. आपको एंगल्स पता होने चाहिए, दैट इज़ क्रूशियल. उसके बाद हमारे पास जो फोर्सेज होती हैं नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ये ड्रॉ करनी बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज इस समय ये पता चलता है कि इनके मूवमेंट अबाउट आवर पिन सेम डायरेक्शन में होंगे कि नहीं होंगे. So if they are in the same direction, then the shoe becomes self-energizing. So the shoe is not self-energizing, it's same direction. अगर opposite में होते हैं तो then the shoe is self-energizing. इस केस में पेन के अबाउट दोनों मोमेंट opposite थे तो self-energizing वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे इस केस में. ठीक है, तो प्रोसीडिंग फॉरवर्ड व्हाट वी डिड वाज हमने अपने रिक्वायर्ड मोमेंट्स कैलकुलेट किए थे. हमने रिक्वायर्ड क्योंकि हमारे पास पी ए वॉज वन ऑफ द अननोन्स, तो हमने पी ए की फॉर्म में अपलोड कर दी विच इज़ द मैक्सिमम प्रेशर. और हमें इस पर्टिकुलर केस में सब कुछ पता था. फोर्स भी पता थी, एक्चुएटिंग फोर्स पता थी, मोमेंट्स हमने पी ए की फॉर्म में निकाला था, पी ए इधर से कैलकुलेट कर लिया था. एंड वंस वी फाउंड आउट पी ए तो हमारे पास ब्रेकिंग टॉर्क के लिए एवरीथिंग वाज नाउ नोन, तो हमने ब्रेकिंग टॉर्क भी कैलकुलेट किया था. दिस वाज द फर्स्ट न्यूमेरिकल दैट वी डिड. The second numerical was a little bit more complicated और इसमें there was 4 shoes. तो सबसे पहला काम जो हमने किया था, हमने चारों शूज़ के लिए एक्सेस सिस्टम असाइन किए थे. चारों शूज़ के लिए हमने देखा था कि कौन सा शू सेल्फ एनर्जाइजिंग होगा, कौन सा नहीं होगा. तो जिसमें ऑपोजिट टॉर्क्स आ रहे थे अबाउट द पिन वो वाले शू सेल्फ एनर्जाइजिंग थे, जिनमें सेम आ रहे थे वो
सेकेंडरी शूज़ थे वो सेल्फ एनर्जाइजिंग नहीं थे. Once we have that, then we can actually apply the formulas correctly to each shoe. तो हमें ये पता चल रहा है कि 2 शूज़ सेल्फ लॉकिंग है, सेल्फ एनर्जाइजिंग है, 2 सेल्फ एनर्जाइजिंग नहीं है. तो 2 के पेयर्स में यू कैन सॉल्व द रिजल्ट्स. ठीक है, तो आपको सेल्फ एनर्जाइजिंग के लिए एक दफ़ा सॉल्व करना पड़ेगा, नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग के लिए एक दफ़ा सॉल्व करना पड़ेगा. एंड देयर आर 2 self energizing shoes and there are 2 non self energizing shoes. Based on that we were able to solve the entire numerical. ठीक है, तो I'm not going to get into the details of this thing, ये मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा था. and we actually completed this entire thing in the last class. ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्लास में आया था because we need fx and fy when calculating the reactions. so आपके पास जो भी फोर्स बन रही होगी from your axis system you have to see कि आपके करंट एक्सिस सिस्टम में f के क्या components बन रहे होंगे in x and y. इस केस में the force is horizontal, तो you don't need to worry about this because there is no fy, you only have fx. तो ये एक सवाल एक सेक्शन में आया था, दूसरे सेक्शन में नहीं आया था. तो everybody should know this कि आपको फोर्स के x और y components निकालने होते हैं and you can get that from geometry. there is nothing special going on here. ठीक है, तो डिपेंड आपको यहाँ पे फोर्स की कोई ना कोई ओरिएंटेशन बताई होगी. अपने एक्स वाई एक्सिस सिस्टम में आपको फोर्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालने हैं. योर एक्स एंड वाई डज नॉट नेसेसरली नीड टू बी ओरिएंटेड लाइक दिस. वो किसी टिल्टेड एंगल में भी हो सकता है, जैसे कि हमने पहली जो एग्जाम्पल सवाल देखा था उसके अंदर आया था. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट कंपोनेंट्स इन योर एक्सिस सिस्टम, एक्स वाई एक्सिस. ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होना ज़रूरी नहीं है, आपका जो भी एक्सिस सिस्टम बन रहा है उसमें आपको एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकालने होते हैं. राइट, so now let's move on to what we have to do today. So today's actually we need to talk about the band, brakes and clutches. These are actually pretty simple. ठीक है, and they are very similar to externally contracting shoes and जो externally contracting shoes वाली brakes और clutches होते हैं, but the shoe is now replaced by a flexible band. So I have a very good animation here which helps. So basically what helps is there is a drum, इन्होंने सिर्फ एक फ्लाई व्हील से लिया हुआ है, बट दिस कैन बी अ ड्रम अटैच्ड टू अ व्हील, और देयर इज़ अ बैंड विच इज़ नॉट टेंस्ड एट बिगिनिंग, बट आप उस पर एक एंड पे फोर्स अप्लाई करके उस पर टेंशन प्रोड्यूस करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस टेंशन वो बैंड जो है आपके ड्रम के साथ इन कॉन्टैक्ट में आ जाता है, नॉर्मल फोर्स अप्लाई करता है ड्रम के ऊपर, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन योर ड्रम स्टॉप्स. दैट्स अ बेसिक आइडिया. These things have been used for a very long time in bicycles. So ये एक bicycles 1902 में, if I remember correctly, मैंने पढ़ा था इसके बारे में 1902 में the first time this type of brakes were applied to bicycles. ठीक है, तो it's a similar mechanism, actuating mechanism similar है काफ़ी, कि एक वायर है जो आपके एक लिवर के साथ, जो ब्रेक लिवर है आपका उसका कनेक्टेड है, ये वायर पुल करती है. तो इंस्टेड ऑफ the usual type of brakes जिसमें आपके ब्रेक पैड्स आपके बाइक के व्हील के रिम के साथ इन कांटेक्ट आते हैं, तो यू हैव अ बैंड विच इज़ पासिंग थ्रू अ डिस्क हेयर. ठीक है, और ये डिस्क जो होगी आपकी, दिस इज कनेक्टेड टू योर व्हील, और जब आप इसको पुल करते हैं तो द बैंड बिकम्स इन टेंशन, और ये बैंड जो है इस ड्रम के साथ इन कॉन्टैक्ट में आके इसको रोकने की कोशिश करता है. इट्स वेरी सिमिलर सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म व्हेन वी कंपेयर इट टू एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग शूज़, ब्रेक्स एंड क्लचेस. ठीक है, मुश्किल नहीं है. इसको सॉल्व करने के लिए ज़ाहिर हमें इसका फोर्स एनालिसिस करना पड़ेगा. फोर्स एनालिसिस इसका करने के लिए वी विल कंसिडर द फॉलोइंग स्कीमेटिक. ठीक, तो अब स्कीमेटिक क्या है हमारे पास? हमारे पास एक ड्रम है. टू स्टार्ट ऑफ वी आर कंसिडरिंग द ड्रम टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक, आपके पास एक बैंड है जो कि इसके ऊपर पास हो रहा है. ठीक है, और ज़ाहिर है 360 डिग्रीज़ में ये बैंड जो है ड्रम के साथ कांटेक्ट में नहीं आ सकता, तो कोई लिमिटेड एंगल होगा जिसमें ये बैंड आपके ड्रम के साथ इन कांटेक्ट होगा. तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक, इफ़ दिस इज़ योर बैंड, तो द बैंड इज़ इन कांटेक्ट विद योर ड्रम फॉर दिस मच एंगल. ये जो एंगल आपका बन रहा है ना, विच इज़ फाई हेयर, इतने एंगल के लिए आपका बैंड इन कांटेक्ट आ रहा है विद द ड्रम. तो इस जहाँ से आपका बैंड रिलीज़ हो रहा है, दीज टू एंड्स, यहाँ पे से आपके पास टेंशन फोर्सेस अप्लाई हो जाएंगे ड्रम के ऊपर. अब नाउ यू नीड टू सी कि दोनों एंड पे फोर्सेस हैं. ठीक है, द फोर्स इज नॉट जस्ट ऑन वन एंड, बिकॉज आपका बैंड दोनों एंड के दो तरफ, मतलब दो जगह से
बाहर आ रहा होगा आपके ड्रम के अबाउट, तो यू हैव टेंशन फोर्सेस ऑन टू साइड्स, ठीक। Another thing you need to understand, and we'll talk about this in the next slide as well, कि दोनों एंड की जो फोर्सेस होंगी दे आर नॉट गोइंग टू बी सेम। दिस इज बिकॉज आपके पास एक फ्लेक्सिबल बैंड है, ठीक है, और जो आपका बैंड है दिस इज एक्चुअली इसकी पूरे सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे फ्रिक्शन आप उसके ऊपर एक्ट करते रहेंगे बैंड के अंदर जो ना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही होगी, तो जिस जगह पे सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी उस जगह पे आपके पास मैक्सिमम टेंशन होगी, ठीक। तो इसमें विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड एज वेल, और डिटेल में आएगा कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा। वी नीड टू टॉक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस अ लिटिल बिट कि अगर इस तरीके से रोटेट करे तो विच ऑफ दीज टू is going to be more. I'm going to give you answer in the next slide, but you should, if from your intuition you should be able to tell कि दोनों एंड में से किस साइड पे फोर्स ज़्यादा होगी, तो get an answer in your head and we'll talk about this in the next slide as well. इसको सॉल्व करने के लिए जिस तरीके से हमने पहले किया था, हम एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं। तो हमने एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया यहाँ पे सरफेस के ऊपर, दिस एलिमेंट, तो दिस एंगल इज डी थीटा अकरिंग एट एनी एंगल थीटा, ठीक है, किसी भी एंगल थीटा के ऊपर ये आ रहा है। जो सर्कमफरेंशियल यहाँ पे लेंथ है दैट बिकम्स आर टाइम्स डी थीटा, सो दिस राइट है। दोनों एंड पे हम कह रहे हैं कि किसी जब फोर्स जो है इस पूरे बैंड के अंदर चेंज हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो अगर एक पॉइंट के ऊपर फोर्स P है तो आफ्टर अ लेंथ आर डी थीटा द फोर्स चेंजेस टू पी प्लस डी टी, ठीक है। तो कैपिटल P वी आर ट्राइंग टू डिनोट द टेंशन फोर्स इन द बैंड, ठीक है। P प्लस डी पी इज द फोर्स ऑन द ऑपोजिट एंड, तो चेंज जो आ रहा है इसके अंदर वो डी पी का चेंज आ रहा है इतने सेगमेंट के अंदर। एक नॉर्मल फोर्स भी होगी इसके अंदर, जाहिर है कि व्हेन इट टाइटन्स अराउंड द ड्रम तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स प्रोड्यूस होगी, बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल फोर्स एक फ्रिक्शन फोर्स भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सो दीज आर ऑल द फोर्सेज दैट आर हैपनिंग दैट आर बीइंग अप्लाइड टू दिस स्मॉल सेगमेंट ऑफ द बैंड, ठीक। तो अगर हम ये करें कि हम अपनी इन्हीं स्कीमेटिक पे एक एक्स वाई एक्सिस सिस्टम बना देते हैं और समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई की इक्वेशंस लिख के देखते हैं। तो अगर हम पहले समेशन एफ वाई की इक्वेशन लिखें, बिकॉज दैट सीम्स टू बी ईजियर, तो व्हाट वी गेट इज वी हैव हाउ मेनी फोर्सेस जिनके वाई कॉम्पोनेंट्स होंगे, एफ डी एन का कोई वाई कॉम्पोनेंट नहीं हो सकता, दैट इज एंटायरली इन एक्स, डी एन इज एंटायरली इन वाई, पी प्लस डी पी और पी ये दोनों जो हैं दे आर एक्चुअली ओरिएंटेड एट एन एंगल टू एक्स एंड वाई एक्सिस सिस्टम, ठीक है। तो इनके लिए हमें अपना एक्सिस सिस्टम के हिसाब से कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो इफ दिस इज योर पी, ठीक है, एंड व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड आउट दीज टू कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा। अब इस एंगल को निकालने के लिए व्हाट वी नीड टू एक्चुअली डू इज वी नीड टू फाइंड आउट कि ये एंगल कितना है, ठीक है। दिस इज 90 डिग्रीज एंड दिस इज 90 डिग्रीज। तो हमने पहले भी बात की है कि अगर दो साइड्स के बीच का एंगल मुझे पता हो, ठीक है, तो दो लाइनों के बीच का एंगल मुझे पता हो तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में सेम एंगल हो। तो यू हैव टू डू इज यू हैव टू रियलाइज कि दिस एंटायर एंगल इज डी थीटा बाई 2। तो अगर मैं इस पूरी चीज़ को देखूँ तो आई थिंक द बेटर थिंग टू डू इज लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस ऑन द स्कीमेटिक, दैट माइट हेल्प। तो इसको सेंटर तक ले जाते हैं इस तरीके से। अब थोड़ी सी इंट्यूटिव आपको अपनी जजमेंट यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कमफरेंस आपका जो बैंड है दैट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कमफरेंशियल सरफेस, ठीक है। जो भी आपका सर्कमफरेंस है उसके टेंजेंट है। तो यहाँ पे के बैंड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे बैंड की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे जो बैंड की डायरेक्शन है जहाँ से रिलीज हो रहा है वो ये है। सेम थिंग है, यहाँ पे बैंड की डायरेक्शन इस तरीके से है, एट सम पॉइंट हेयर बैंड की डायरेक्शन ये है, सम पॉइंट हेयर बैंड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, ठीक है। और बैंड में जो टेंशन होती है दैट इज ऑलवेज अलोंग इट्स लेंथ, ठीक। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो लेंथ पूरी चल रही है ना, जो फोर्सेस की डायरेक्शन है, दीज आर एक्चुअली डायरेक्शंस, these are actually
द टेंजेंट टू द सरफेस। तो एक्चुअली हमने यहाँ पे जो p प्लस डी पी ड्रॉ किया दैट इज टेंजेंट हेयर, और यहाँ पे जो p प्लस डी पी ड्रॉ किया दैट इज टेंजेंट हेयर। सो दिस इज p, दिस इज p प्लस डी पी। ठीक है, तो अब वर्टिकल से आपने या एक हमने ये अपना आर्क बनाया विच इज आर डी थीटा। ये जो एंगल था दिस एंगल इज डी थीटा। इस दिस इज ज़ाहिर रेडियस है ये, तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर टेंजेंट बनेगा। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। दिस इज फोर्स P एंड दिस इज फोर्स P प्लस डी पी। ठीक है, तो जो एंगल वर्टिकल का R के साथ बन रहा है वही एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल का R के परपेंडिकुलर के साथ। तो दिस is 90 degrees and this is 90 degrees. This entire thing is d theta. तो ये जो एंगल छोटा सा बन के आ रहा है this is d theta by 2. तो this angle is also d theta by 2. It's just an explanation just to highlight कि हमने यहाँ पे जो d theta by 2 लिखा हुआ है basically वो कैसे लिखा हुआ है। Hopefully you guys got this thing. ठीक है जी, इस वजह से रहा है क्योंकि हमारी जो फोर्स होगी at any point that force is going to be tangent to the circumference. तो और जो tangent होता है वो radius के perpendicular होता है. That is why the angle of the horizontal line with this is d theta by 2. Same thing is true here. So this is d theta by 2. So since we need the vertical component, the vertical component is sin d theta by 2. So this becomes p sin d theta by 2, this side right here. And the opposite side becomes p plus dp sin d theta by 2. p plus dp is positive because हमने x की ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन ली हुई है, और this side becomes negative. ठीक है, तो एक साइड पॉजिटिव होगी एक साइड नेगेटिव होगी इन द x। अच्छा सॉरी, हम लोग y की बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी माय अपॉलॉजीज। तो हम लोग अभी y की बात कर रहे हैं। तो y में हमारे पास जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं बोथ आर इन पॉजिटिव y डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज p प्लस डी पी साइन डी थीटा बाई 2 एंड दिस इज p साइन डी थीटा बाई 2। तो बोथ आर पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ठीक हो गया। तो नेगेटिव में हमारे पास कौन सी फोर्स आ रही है? नेगेटिव में हमारे फोर्स आ रही है dn। तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी विच इज dn इज इक्वल टू p d थीटा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इफ यू गाइज रिमेंबर, आपने एक रिलेशनशिप पहले पढ़ी होगी कि साइन डी थीटा अप्रोचेज थीटा as theta approaches 0. ठीक है, तो for very very small angles sin theta is equals to theta, and for this condition what is cos theta? By the way, the cos theta approaches to 1. तो जब भी बहुत छोटा एंगल होगा तो आप sin theta को theta से रिप्लेस कर सकते हैं और cos theta को 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो we can do that. इस केस में हमारा sin d theta by 2 आ रहा था, तो this changes to d theta by 2 and we add d theta by 2 and another d theta by 2, तो that gives us d theta. तो हमने dn की रिलेशनशिप निकाल ली with p d theta। सही हो गया। So once we do get this, what can we do? What else can we do? हम लोग ये काम कर सकते हैं कि we can find out summation fx। तो summation fx निकालने के लिए we do the exact same thing। अब हम cos component ले रहे हैं तो हम cos component उठा लेंगे। cos component पे कीजिए, what you end up with is basically p plus dp cos d theta in positive, p cos d theta for this side in negative, and the friction force fdn is also negative। तो सॉल्व करें, p cos d theta by 2 and p cos d theta by 2 cancel each other out, you end up with p dp cos d theta, and dp cos d theta is actually just dp because cos d theta by 2 becomes 1। सही है, तो it's this side becomes, this entire thing just becomes dp। ठीक है, for very small angles। this is just repeated here minus fdn। हम ये कर सकते हैं कि अपनी सेकेंड इक्वेशन जो इक्वेशन बी थी इसके अंदर से डी एन की वैल्यू उठा के इक्वेशन डी के अंदर प्लग इन कर दें और पूरी चीज़ को इंटीग्रेट कर दें। तो वंस वी इंटीग्रेट दिस, तो हमने जब इसको यहाँ पे प्लग इन किया तो दिस बिकम्स पी डी थीटा डी एन। इसको उठा कर दूसरी तरफ ले गया और पी से डिवाइड करा दिया। ठीक है,
तो पी डी थीटा रिप्लेस्ड है, तो इट बिकम्स एफ पी डी थीटा। एफ डी थीटा को उधर ही छोड़ दिया, पी को डिवाइड करा दिया, तो ये आ गया, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पे व्हाट वी नीड टू बेसिकली फिगर आउट इज कि लिमिट्स जो लगेंगी, थीटा की लिमिट तो आसान है बिकॉज थीटा इज गोइंग फ्रॉम 0 to 5, ठीक है, बट पी की लिमिट्स P1 से P2 तक जाएंगी कि P2 से P1 तक जाएंगी, बिकॉज छोटे से बड़े की तरफ आपने जाना होता है, ठीक है। इफ वी आर इफ यू कंसिडर, ठीक है, बिकॉज हमने अभी तक ये चीज़ डिसाइड नहीं की है कि हमारे पास थीटा, एक्चुअली हमने यहाँ पे शो तो किया हुआ है, बट वाई आर वी मेजरिंग थीटा फ्रॉम दिस साइड एंड नॉट दिस साइड, इसका कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए ना, बिकॉज वी कैन डू द एग्जैक्ट सेम थिंग ऑन दिस साइड, बट वी डिसाइडेड टू मेजर थीटा ऑन द साइड ऑफ P2। इसकी एक वजह है, इसकी वजह यह है कि P2 इज एक्चुअली स्मॉलर देन P1, ठीक है। जब भी आपने देखना है कि आपकी जो ड्रम की रोटेशन होगी, इसमें जो इनिशियल पॉइंट होगा, दिस इनिशियल पॉइंट इज फेसिंग द मैक्सिमम रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द ड्रम, ठीक है, बिकॉज जितना आप आगे जाते जा रहे हैं आपको फ्रिक्शन की फोर्स है जो कि आपके जो भी आपका बैंड है इसको एक्सटेंड करती जा रही है, जितना आप आगे जाते जा रहे हैं बैंड में एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, द मैक्सिमम एक्सटेंशन इज अकरिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है। जितना ज़्यादा आप एक्सटेंड होते जा रहे हैं पीछे की साइड में उतनी ज़्यादा फोर्स फेस करनी पड़ रही है, दिस इज जस्ट लाइक ए स्प्रिंग। तो इफ़ यू टेक ए स्प्रिंग, सो इफ आई टेक ए स्प्रिंग, ठीक है, एंड आई एक्सटेंड दिस थिंग, so you get a force at every single point, right? ऐसे ही होता है, but what if this spring has a weight? So this is I'm getting into something which I should not at this stage, because ये चीज़ आप बहुत आगे जाके एक सेमेस्टर में पढ़ेंगे when you study vibrations, but let's just talk about this thing. So this is a spring, ठीक है, this is being extended under its own weight. अब जब when this thing is expanding under its own weight, तो हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट वेट एक्ट कर रहा है ना। इस पॉइंट के ऊपर क्या वेट एक्ट कर रहा है? इस पॉइंट के ऊपर कोई वेट एक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज के नीचे कुछ भी नहीं है। अगर मैं मिड वे में यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, इसके नीचे हाफ ऑफ द स्प्रिंग है, ठीक है, तो इस पॉइंट के नीचे सिर्फ हाफ ऑफ द स्प्रिंग का वेट एक्ट कर रहा है, तो दिस पॉइंट इज एक्सपीरियंसिंग अ वेट विच इज ms/2g. The point at the very top is experiencing the entire weight of the spring. तो अगर आप हर पॉइंट की एक्सटेंशन निकालने की कोशिश करेंगे तो द मैक्सिमम एक्सटेंशन इज गोइंग टू अकर एट दिस पॉइंट राइट हेयर, जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। अ सिमिलर एनालॉजी अप्लाइज हेयर, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, दैट इज़ नॉट क्रूशल एट दिस स्टेज, बट यू कैन सर्च फॉर दिस ऑनलाइन, ठीक है। जो स्प्रिंग अंडर इट्स ओन वेट, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन से मिल जाएंगे आपको। एनीवेज, तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एज यू कीप ऑन गोइंग फॉरवर्ड, द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो पीछे की जो लेंथ है उसमें फोर्स बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस पॉइंट के लिए ये पूरा स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहा है, इस पॉइंट के लिए सिर्फ ये हाफ स्प्रिंग एक्सपेंड हो रहा है, और इस पॉइंट के लिए आगे जितनी आप सिर्फ टेंशन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओनली दैट फोर्स इज बीइंग अप्लाइड है, ठीक है। ये फोर्स आप खुद से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पीछे जाते जा रहे हैं आपकी फोर्स इंक्रीज होती जा रही है, बिकॉज दिस एंटायर थिंग सॉर्ट ऑफ बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग, ठीक है। तो इफ यू गेट दिस थिंग, वेरी वेरी गुड। इफ यू डोंट गेट दिस थिंग, जस्ट रिमेंबर व्हाट वी हैव हियर इज कि P1 इज मोर देन P2, और सिंपल रूल ऑफ थंब विच यू कैन यूज टू एक्चुअली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इज कि जो फोर्स की डायरेक्शन ड्रम की रोटेशन के ऑपोजिट होगी, दैट इज गोइंग टू बी मोर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपका मैक्सिमम, यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है रोटेशन के अगेंस्ट, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है इसकी रोटेशन ड्रम की डायरेक्शन में है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये ड्रम की रोटेशन के ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है, तो दिस पॉइंट हैज़ मोर रेजिस्टेंस टू ऑफर टू ड्रम रोटेशन, ठीक है। तो ड्रम रोटेशन के अगेंस्ट जो भी पॉइंट होगा, आपके दो एंड पॉइंट्स होंगे, हमेशा एक पॉइंट ड्रम की रोटेशन के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, एक पॉइंट जो है वो ड्रम की रोटेशन के अगेंस्ट फोर्स लगा रहा होगा। तो जो पॉइंट ड्रम की रोटेशन के अगेंस्ट फोर्स लगा रहा है, दैट विल बी लेबल्ड एज P1। आपको P1 P2 हर दफ़ा बताया हुआ नहीं होगा, आपको P1 P2 खुद मार्क करना होगा।
एंड दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ड्रम की रोटेशन क्या है। तो उसके ऑपोजिट जो पॉइंट आ रहा है, जो फोर्स लग रही है, दैट बिकम्स मोर। तो ड्रम की रोटेशन इस डायरेक्शन में है, तो ठीक है, इस डायरेक्शन में है, तो दिस इज ऑपोजिट टू दिस एंड दिस इज द सेम एज दिस, ठीक है ना। तो कौन सा वाला P1 मार्क करेंगे हम, ये वाला P1 मार्क करेंगे एंड द अदर साइड विल बी P2। ठीक हो गया। इंटीग्रेशन हमने की, यू डोंट नीड टू गेट दिस थिंग, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। 1/p की इंटीग्रेशन ln p होती है, लिमिट अप्लाई कर दी, ln p1 माइनस ln p2, ln माइनस ln बिकम्स डिविजन, ठीक है। तो ln ऑफ p1/p2 इक्वल्स टू f phi। ln को रिमूव करना था, एक्सपोनेंशियल लगा दिया दोनों साइड पे, इधर भी एक्सपोनेंशियल लगाया, इधर भी एक्सपोनेंशियल लगाया, दीज टू कैंसिल आउट, दूसरी साइड पे एक्सपोनेंशियल बाकी रह गया। दिस इज द इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू एक्चुअली यूज, ठीक है। हमें एक फोर्स पता होगी तो हमें दूसरे एंड की फोर्स निकालने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस। आपको जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि P1 और P2 आपने सही से मार्क करने हैं। इफ़ यू आर एबल टू मार्क P1 एंड P2 करेक्टली देन यू आर गुड। अगर आप P1 और P2 को सही से मार्क नहीं करेंगे, गलत मार्क कर देंगे, आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप P1 और P2 को सही से आइडेंटिफाई करें, और वो बहुत आसान है। ड्रम के ऑपोजिट वाली फोर्स जो होती है रोटेशन की, ड्रम की रोटेशन के ऑपोजिट वाली फोर्स, दैट इज P1। तो P1 P2 सही से मार्क करें, देन दिस रिलेशनशिप P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल f phi gives us the relationship between the forces on both ends। F है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। फाई इज द टोटल एंगल जिसके ऊपर आपका बैंड ड्रम के ऊपर लगा हुआ है, एंड दैट इज इट। P1 P2 दोनों एंड की फोर्सेस हैं। हम थोड़ा सा और भी इसमें एक्सटेंशन कर सकते हैं। ब्रेकिंग टॉर्क हमें निकालना है। ब्रेकिंग टॉर्क इस केस में बहुत आसान है। ब्रेकिंग टॉर्क निकालना इस केस में इसलिए आसान है बिकॉज दिस एंटायर थिंग इज अ रिजिड बॉडी। इसके ऊपर सिर्फ दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, P1 और P2। दोनों फोर्सेस जो हैं वो रेडियस के टेंजेंट है, ये हमने बात की थी। क्योंकि बैंड हमेशा रेडियस के टेंजेंट होगा, तो बोथ द फोर्सेस विल बी टेंजेंट टू द रेडियस। अब दिस हेल्प्स अस बिकॉज P1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, R। P2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, R। तो P1 का टॉर्क क्या हो जाएगा, P1R, और P2 का टॉर्क क्या हो जाएगा, P2R। दोनों का टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में। दिस टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस टॉर्क इज क्लॉकवाइज। रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टॉर्क जो है दैट इज एक्चुअली अ पॉजिटिव ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है। और ड्रम की रोटेशन के ऑपोजिट जो टॉर्क होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमेशा P1 का टॉर्क पॉजिटिव होगा बिकॉज P1 हम ड्रम के ऑपोजिट वाली साइड पे ले रहे हैं। तो ब्रेकिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर अस। P1R माइनस P2R। नॉर्मली R नहीं पता होता, हमें डायमीटर पता होता है ड्रम का, तो हमने D की फॉर्म में लिख दिया इधर इसको। तो P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाई D/2 विच इज P1 माइनस P2R, ठीक है। अगेन अगर आप P1 और P2 को करेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे देन आपका ब्रेकिंग टॉर्क ठीक आएगा, वरना आपका ब्रेकिंग टॉर्क गलत हो जाएगा। अच्छा, और हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग जो नॉर्मल फोर्स है इसको लिंक कर सकते हैं कि आपका जो ये बैंड है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये बैंड पूरे सरफेस के ऊपर लगा हुआ है, ये इस पूरी जगह पे आपका बैंड लगा हुआ है यहाँ तक, ये बैंड पूरे सरफेस के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा बिकॉज टेंशन है ना। टेंशन, जो टेंशन की वजह से पूरे सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। इस प्रेशर को हम कह रहे हैं स्मॉल p, ठीक है। अब दिस dn इज एक्चुअली रिलेटेड टू द प्रेशर बिकॉज अगर यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इफ देयर इज अ प्रेशर एक्टिंग ऑन दिस सरफेस, ठीक, तो हमारे पास प्रेशर किस एरिया से लिंक्ड होता है, सरफेस एरिया से। तो सरफेस एरिया की एक साइड तो हमें पता है, वन साइड इज आर डी थीटा, और इस पूरे बैंड की कोई ना कोई विड्थ भी होगी, दैट विड्थ वी आर कॉलिंग बी। तो इफ आवर प्रेशर इज बी एंड आवर एरिया इज बी आर डी थीटा, then the normal force becomes pressure multiplied by b r d theta, where this entire thing is actually your differential area. Let's call this the differential area, right? ठीक है। अब sometimes instead of knowing the force, what you do know is you know कि आपका बैंड कितनी
कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है आपके ड्रम के ऊपर, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर यू कैन एक्चुअली सॉल्व फॉर द फोर्सेस। अब हमने पीछे डी एन की रिलेशनशिप कुछ आइडेंटिफाई की थी, पी डी थीटा, ठीक है। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन बी, ठीक है। क्वेश्चन बी में हमने डी एन इक्वल्स टू पी डी थीटा आइडेंटिफाई किया। तो इफ वी रिलेट दिस थिंग अगेन, तो अगर हम इस चीज को रिलेट करें, डी थीटा आ रहा है, डी थीटा को कैंसिल कर दीजिए दोनों साइड, तो यू कैन रिलेट द प्रेशर टू द फोर्स एट एनी पॉइंट, ठीक है। चूंकि फोर्स जो है थ्रू आउट द बैंड चेंज हो रही है, तो हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर भी चेंज होगा। तो अगर आपको इस एंड के ऊपर प्रेशर निकालना है तो आप पी की जगह, कैपिटल पी की जगह P1 रख दीजिए। इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर निकालना है तो पी की जगह, कैपिटल पी की जगह P2 रख दीजिए। तो हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे होगा, जहाँ पर हमारे पास फोर्स मैक्सिमम है। फोर्स मैक्सिमम इज P1, तो द मैक्सिमम प्रेशर दैट इज अकरिंग एट P इक्वल्स टू P1। तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, हमने कैपिटल P की जगह सिर्फ P1 रिप्लेस किया, एंड that gives us the maximum pressure. This is a quantity which is sometimes provided to us instead of knowing the force. हमें कह देते हैं कि मैक्सिमम प्रेशर जो सिस्टम के ऊपर अप्लाई हो रहा है बैंड की वजह से, दैट इज दिस मच, एंड फाइंड आउट व्हाट इज द ब्रेकिंग टॉर्क। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रेशर से P1 निकालेंगे, फिर जो एक्सपोनेंशियल वाली रिलेशनशिप है उससे P2 निकालेंगे, और फिर टॉर्क हम अपने टॉर्क की रिलेशनशिप जो पहली इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है 16-20 P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाई D/2 उससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो लेट्स लुक एट अ न्यूमेरिकल। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है। लेट्स लुक एट इट क्विकली, एंड विद दिस वी आर गोइंग टू एक्चुअली कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्रेक एज वेल। हमारे पास एक बैंड टाइप ब्रेक सिस्टम दिया हुआ है, एक लेवर है, ये लेवर पे हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कैपिटल P। दिस इज नॉट P1 और P2, P1 और P2 जो है वो यहाँ पे अप्लाई होंगे जहाँ पे ब्रेक ड्रम के साथ आपका बैंड कनेक्ट हो रहा है ना, P1 and P2 विल बी हेयर। दिस इज अ डिफरेंट फोर्स, ये फोर्स आप लेवर पे अप्लाई कर रहे हैं। हमें उन्होंने ड्रम की रोटेशन बताई हुई है, तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है। रोटेशन का क्या काम है अभी आ जाएगा आगे। डायामीटर में पता है कैपिटल D, दिस इज कैपिटल D। बैंड की लाइनिंग की विड्थ है 3 इंचेस विच इज B। फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज F। मैक्सिमम लाइनिंग इंटरफेस प्रेशर विच वाज PA, दिस इज 70 psi, ठीक है। हमें ये पता है, तो इससे हम लोग P1 निकाल सकते हैं, P1 से हम P2 निकाल सकते हैं, और फिर हम ब्रेकिंग टॉर्क निकाल सकते हैं। नेसेसरी फोर्स P, तो ब्रेकिंग टॉर्क निकालना तो आसान हो गया, प्रेशर से P1 निकालें, P1 से P2 निकालें, और फिर आप उससे ब्रेकिंग टॉर्क निकाल लें T के फॉर्मूला से। नेसेसरी फोर्स P इज, उसके लिए आपको थोड़ा सा खुद सोचना पड़ेगा। अब ये लेवर है, दिस एंटायर थिंग इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो ये लेवर भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे होगा। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं समेशन m की इक्वेशन लिखूं इस लेवर रिजिड बॉडी के लिए खाली, अगर मैं ये इक्वेशन लिखूंगा तो एक फोर्स इस पे यहाँ पे लग रही होगी जो कि इस बैंड की फोर्स है। जितनी भी फोर्स इस बैंड पे यहाँ पे लग रही है, सेम फोर्स इस वाले सेगमेंट में होगी ना, पूरी इस पूरे सेगमेंट में सेम फोर्स होगी। बैंड की फोर्स जहाँ पे ड्रम के ऊपर, तो पूरी एंड टू हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट फोर्स है। यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, डिफरेंट यहाँ तक डिफरेंट है। लेकिन फ्री सेगमेंट्स जो हैं, जो कि एयर के अंदर है, इसमें फोर्स सेम रहती है। तो जो फोर्स यहाँ पे है, सेम फोर्स इस एंड पे भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। बट अगर मैं इसका मोमेंट ले रहा हूँ इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, इफ आई एम टेकिंग द मोमेंट हेयर, देन दिस फोर्स इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रोटेशन, तो इसका कोई मोमेंट नहीं होगा, इस साइड का मोमेंट आएगा। दिस मोमेंट इज इक्वल टू दिस मोमेंट, एंड फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड आउट कैपिटल P। हम देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, अभी आ जाएगा, इसे हमने थोड़ा सा चेक किया। पावर निकालनी है, आपके पास टॉर्क पता चल जाएगा, स्पीड आपको पता है, टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय स्पीड विल गिव यू द रिक्वायर्ड पावर, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है जिसके अंदर बेसिकली जो आपके पास सेंटर में बेयरिंग है, इस पर रिएक्शंस अप्लाई हो रहे होंगे, वो निकाल लोगे। दिस विल नॉट बी अ डिफिकल्ट थिंग, समेशन इफेक्ट समेशन ऑफ y से निकल आएगा। फाइनली आपके पास बोथ एंड्स के ऊपर प्रेशर कितना है, ठीक है। एक एंड के ऊपर प्रेशर तो उन्होंने हमें बताया हुआ है, ठीक है, और दूसरे एंड का प्रेशर हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सी, पहला काम हमें ये करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास मैक्सिमम फोर्स किस एंड पे होगी। मैक्सिमम फोर्स होती है
ऑफ टू द रोटेशन, आपके पास दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है ना, आपके पास सबसे पहले एक फोर्स यहाँ पे है, एक फोर्स आपके पास यहाँ पे, इनमें से एक फोर्स मैक्सिमम होगी, इनमें से ऑपोजिट टू द रोटेशन कौन सी है, ये वाली है, तो दिस वन इज गोइंग टू बी दी मैक्सिमम फोर्स। ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ था, तो हमें इसको थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा ताकि जो मैंने ड्रॉ की थी वो आ जाए, ठीक है। द साइड जहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन रोटेशन के ऑपोजिट होती है वो P1 होती है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। यहाँ पे रोटेशन की ये डायरेक्शन बन रही है विच इज द सेम एज दिस फोर्स, तो दिस इज नॉट P1, P1 आएगी जहाँ पे रोटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन आएगी फोर्स की, तो दिस इज P1 एंड दिस इज P2। ठीक हो गया, P1 P2 आइडेंटिफाई हो गए। दिस इज द गिवन डाटा, हमने पिछली साइड पे नोट भी कर लिया था। मैक्स आपके पास ये सारे फॉर्मूला इस वाली स्कीम के, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर का जो फॉर्मूला था उससे इफ दिस इज नोन, कैपिटल डी इज नोन, स्मॉल बी इज नोन, P1 वी कैन फाइंड आउट, तो P1 हमने निकाल लिया मैक्सिमम प्रेशर के फॉर्मूले से। हमें P2 निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, तो F5 हमने निकाल लिया। वंस दैट इज डन फिर हमने P2 निकाल लिया। P1 P2 पता चल गया तो हमारे पास अब टॉर्क का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास टॉर्क आ गया, ठीक है। पावर निकालने के लिए व्हाट इज बीइंग डन हियर इज बेसिकली हमने अपने टॉर्क को पाउंड इंच में लिया, उसके साथ आरपीएम को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास एक पावर आई जिसकी यूनिट पाउंड इंच इंटू आरपीएम है। इसका कन्वर्जन फैक्टर टू हॉर्स पावर इज 63025। इफ यू डू दिस यू गेट सम आंसर इन हॉर्स पावर। यू डू नॉट नीड टू डू दिस, आप इसको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कर सकते हैं। आप इसको पाउंड इंच में रखें, आप उसको रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, एंड जो पावर आ रही है दैट इज़ गुड इनफ, ठीक है। वो उसमें भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला नहीं है कि आपने हॉर्स पावर में निकालें, ठीक है। बट इन ब्रिटिश सिस्टम्स नॉर्मली जब भी आप पावर की बात कर रहे होते हैं तो नॉर्मली वी ट्राई टू रिप्रेजेंट दैट इन हॉर्स पावर। एनीवेज आपके पास कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे ऑलरेडी इस न्यूमेरिकल के अंदर शो हुआ हुआ है, तो वेन एवर यू नीड टू यूज़ इट यू कैन जस्ट रेफर टू दिस न्यूमेरिकल। तो हमने इसमें टॉर्क को पाउंड इंच में डाला हुआ है और स्पीड को आरपीएम में डाला हुआ है, और कन्वर्जन फैक्टर जो हमारे पास है दैट इज 63025, तो जो आंसर आ रहा है दैट इज इन हॉर्स पावर, ठीक है। फिर हमने इस लीवर के ऊपर समेशन एम अप्लाई किया, तो समेशन एम जब हमने इस लीवर के ऊपर अप्लाई किया तो ऑन दिस लीवर समेशन एम इक्वल्स टू 0 गिव्स मी P1 का मोमेंट एक होगा, ठीक है, P2 का भी कोई मोमेंट होगा, ठीक है। तो सॉरी P1 का मोमेंट इस डायरेक्शन में भी ऑपोजिट बिकॉज इस एंड के ऊपर टेंशन की फोर्स इस तरीके से लगने होगी, ठीक है। टेंशन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द पॉइंट। अगर एक आपके पास केबल है, ये दो पॉइंट से कनेक्टेड है, इसके ऊपर जो टेंशन होगी वो दोनों एंड से बाहर की तरफ एक्ट कर रही होगी, तो दिस इज द टेंशन फोर्स। टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों एंड पे, बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। तो आपके पास इस एंड के ऊपर जो मोमेंट है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, पी का जो मोमेंट है दैट इज क्लॉकवाइज, तो व्हाट यू गेट इज P1 टाइम्स 3 माइनस P टाइम्स 10 इक्वल्स टू 0। इससे आप P निकाल सकते हैं, तो हमने यहाँ पे P निकाल दिया, ठीक है। तो दिस इज पार्ट ए। पार्ट बी के अंदर वी हैव टू जस्ट कंप्लीट द फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए मैंने RX और RY इधर ड्रॉ कर दिए। आई जस्ट ड्रू दैम, कोई डायरेक्शन मैंने खुद से नहीं सोची थी, आई जस्ट ड्रू दीज। अगर मेरी डायरेक्शन गलत होगी एज्यूम, तो मेरे पास आंसर नेगेटिव आ जाएगा, दैट विल ऑटोमेटिकली करेक्ट मी, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो व्हाट इज ईजी अबाउट दिस प्रॉब्लम इज कि P1 और P2 ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, ठीक है। तो मेरे पास RX जो है वो PT को इक्वेट करेगा और RY जो है वो P1 को इक्वेट करेगा। तो इफ आई सी, तो मेरे पास RX इज एक्चुअली इक्वल्स टू माइनस P2 बिकॉज RX की डायरेक्शन मुझे चेंज करनी पड़ेगी। हाउ इज दिस कमिंग? अगर मैं समेशन F हॉरिजॉन्टल फोर्सेस करूंगा इक्वल्स टू 0, तो आई एम गोइंग टू गेट दिस, सही है। सिमिलरली अगर मैं समेशन F करूंगा वर्टिकल फोर्सेस का, तो आई एम गोइंग टू गेट दिस, तो मेरे पास RX और RY निकल के आ जाएंगे। RX इज बेसिकली शोइंग मी कि मुझे RX की एक्चुअल डायरेक्शन को इस तरीके से लेना चाहिए,
कि मैंने जानबूझ के नहीं लिया था, आई कैन एक्चुअली सी कि P2 अगर राइट पे है तो RX लेफ्ट पे होना चाहिए, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि आपको खुद से नहीं अज्यूम करना होता. Even if you assume a wrong direction, it will automatically correct itself with a minus sign. ठीक है, तो माइनस साइन शोज मी कि मैंने डायरेक्शन गलत ली, राइट. RX RY आ गया, आप इनका प्रोडक्ट ले सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू. यू गेट द ओवरऑल पाइथागोरियन सम. ठीक है, प्रोडक्ट नहीं सम हो रहा है, पाइथागोरियन सम. ठीक है, और उससे मेरे पास ओवरऑल मैग्नीट्यूड आ जाएगा मेरी रिएक्शन फोर्स का, जो कि बेयरिंग के ऊपर एक्ट कर रही है. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है, देयर इज़ नथिंग स्पेशल गोइंग ऑन हियर. फाइनल जो पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी. वो ये कह रहे हैं कि लाइनिंग प्रेशर निकाल दें ऑन बोथ द पॉइंट्स. लाइनिंग प्रेशर का मेरे पास फॉर्मूला ये है, ठीक, स्मॉल पी का. तो मुझे किसी भी पॉइंट के ऊपर लाइनिंग प्रेशर अगर चाहिए होगा तो आई जस्ट नीड टू नो द कैपिटल पी, और उधर मैं स्मॉल पी प्रेशर निकाल सकता हूँ. तो प्रेशर का फॉर्मूला में पता है, और दिस वाज एक्चुअली ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू अस. दिस वाज अवर मैक्सिमम प्रेशर बिकॉज P1 के साथ मैक्सिमम प्रेशर होता है, ठीक है, और द मिनिमम प्रेशर इज गोइंग टू अकर एट P2. ठीक है, और प्रेशर यानी कि आपका मैक्सिमम यहाँ से शुरू हो रहा है एंड इट इज़ एक्चुअली रिड्यूसिंग अप टू दिस पॉइंट. ठीक, तो एक चीज़ इनफैक्ट मैं जो बताना भूल गया, आई शुड हैव टॉक्ड अबाउट इट, आई मिस्ड इट, इज़ कि हमने जब यहाँ पे एफ फाई निकाला था तो इसमें फाई इज़ एक्चुअली द एंगल जो कि मेरा बैंड यहाँ पे जितने एंगल के ऊपर मेरा बैंड ड्रम के साथ कनेक्टेड है. इसके अंदर एंगल मेंशन नहीं है, बट इसके अंदर शोन ये है कि यहाँ पे से ये वर्टिकल फोर्स है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स है. तो आपका बैंड जो कनेक्टेड है वो इस सेगमेंट में कनेक्टेड है यहाँ तक. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली 270 डिग्रीज एंगल. ठीक है, 270 डिग्रीज को हमने यहाँ पे 3π/2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है बिकॉज दिस नीड्स टू गेट एंगल इन रेडियंस. कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि जब भी कॉस या साइन या टेंजेंट या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है, द एंगल दैट गोज इन हेयर डजंट रियली मैटर. ये मैटर करता है कि आपका कैलकुलेटर किस एंगल पे सेट है. जिस भी एंगल पे सेट है उस एंगल में जाना चाहिए. लेकिन अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर एंगल थीटा, एंगल फाई डायरेक्टली आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में नहीं आ रहे, देन वी टेक दीज इन रेडियंस अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड के डिग्रीज में डालना है. अगर नहीं मेंशन हुआ हुआ तो आप इसको हमेशा रेडियंस में ही लेते हैं. तो सिंस दिस इज डायरेक्टली कमिंग इन द फॉर्मूला, ठीक है, डायरेक्टली कमिंग इन द फॉर्मूला, दिस हैज टू बी इन रेडियंस, फाई नीड्स टू बी इन रेडियंस. ठीक है, तो दिस इज 3π/2. एनीवेज, तो दिस पार्ट वाज डन. ठीक है, तो ये चीज़ अगर हो जाती है हमारी तो हम प्रेशर निकाल सकते हैं दोनों साइड्स पे, एंड विद दैट वी एंड अवर लेक्चर. ठीक है, तो अब हम करेंगे ये कि वेंसडे वाले दिन कोई नया टाइप डिस्कस नहीं करेंगे. वी जस्ट गोइंग टू डिस्कस कपल ऑफ न्यूमेरिकल्स. ठीक है, और लाइव सेशन करेंगे एंड इंशाल्लाह, और उसके बाद वी आर बेसिकली डन. द वेंसडे क्लास विल बी द लास्ट क्लास एज फार एज लेक्चर्स आर कंसर्न्ड, एंड देन वी कैन रिवाइज वट एवर यू विश टू रिवाइज. ठीक, so let's end our lecture here. Inshallah, on Wednesday we are going to have our final class as far as lectures are concerned. We are going to have classes next week as well, inshallah, but those will just be there to answer your queries. So let's end this here. Thank you very much. Assalamu alaikum.